प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अरस्तू की वैज्ञानिक पद्धति प्लेटो की पद्धति से अलग कैसे हो गई, क्या वजह थी। हम और आप ये जानते हैं कि अरस्तू ने प्लेटो के हम 20 वर्षों तक अध्ययन किया था, निरंतर 20 वर्षों तक, और प्लेटो के शिष्य थे और अपने गुरु के सानिध्य में रहे। मैंने आपको यहाँ पर ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि अरस्तू का जन्म जो था वो मैसिडोनिया के स्टेगिरा राज्य में हुआ था 384 बीसी में, और इनके पिता एक फिजिशियन थे, वैद्य थे वहाँ के मैसिडोनियन राजा के। तो उनके ये लड़के थे अरस्तू। फिर अरस्तू स्टेगिरा में रहे, 18 साल तक वहाँ पर रहे, और उसके बाद वो एथेंस आए थे प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने के लिए फिलॉसफी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी की तरफ हो गया था। और वो प्लेटो की जो एकेडमी, जो उनका विश्वविद्यालय था प्लेटो का एकेडमी, वहाँ पर 20 साल तक रहे, जब तक कि प्लेटो की मृत्यु नहीं। प्लेटो की मृत्यु हुई 347 बीसी में, तब तक ये अरस्तू वहाँ पे थे। और मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से प्लेटो के ये बड़े प्रिय शिष्यों में थे, सबसे प्रिय शिष्य थे अरस्तू। तो जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो ये हुआ कि एकेडमी का, विद्यालय का जो डायरेक्टर कौन होगा, निदेशक कौन होगा। तो प्लेटो जब तक जिंदा थे तब तक वही डायरेक्टर थे। तो प्लेटो के मरने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि अरस्तू ही उसके डायरेक्टर बनाए जाएंगे, लेकिन उनकी प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू को डायरेक्टर न बनाकर प्लेटो के एक भतीजे थे, उनको डायरेक्टर बना दिया गया। तो जब प्लेटो के भतीजे को डायरेक्टरशिप मिल गई तो अरस्तू इस मामले में थोड़ा नाराज से हो गए थे, निराश से हो गए, और उन्होंने एथेंस छोड़ दिया। और उसके बाद वो चले गए हर्मियास, एशिया माइनर के पास एक जगह थी अतर्नियास, वहाँ पे हर्मियास उसका राजा था, प्रिंस, उसके पास, उसके दरबार में चले गए थे। और वो हर्मियास जो था वो एक्चुअली में अरस्तू का शिष्य रहा था, और एकेडमी में वो अरस्तू के अंडर में पढ़ा था, शिष्य उनका। फिर वहाँ से 342 बीसी में इनको बुला लिया किंग फिलिप ने मैसिडोनिया में, जहाँ उनके पिताजी वैद्य थे जिस राज्य में, उसके राजा ने उनको, अरस्तू को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। और वो इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि उनका एक लड़का था अलेक्जेंडर, 13 साल का। वो चाहते थे कि उस अलेक्जेंडर को शिक्षा देने का कार्य अरस्तू करें। तो अरस्तू फिर मैसिडोनिया आ गए थे, और ये अलेक्जेंडर वही हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको इतिहास में आप जानते हैं सिकंदर के नाम से, सिकंदर महान शासक के रूप में जानते हैं, ये वही सिकंदर हैं। तो उनके वो अरस्तू उनके गुरु हैं। उनको उनके पिताजी ने, फिलिप ने, अलेक्जेंडर की शिक्षा के लिए इनको बुला लिया। तो यहाँ पर अरस्तू रहते हैं लगभग 336 बीसी तक, 6 साल करीब उन्होंने इसको शिक्षा दी है फिलॉसफी में। और फिर उसके बाद उनके पिताजी के फिलिप का मर्डर होता है, और अलेक्जेंडर जो हैं वो मैसिडोनिया के राजा बन जाते हैं। मैसिडोनिया के राजा बनने के बाद लगभग 2 साल बाद अलेक्जेंडर दुनिया को जीतने के लिए, सिकंदर महान शासक, वो अपना मैसिडोनिया छोड़कर और एशिया की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग ये सब पढ़ते हैं कि वो जीतते हुए आए थे तुर्की और ये सब, अफगानिस्तान, और बाद में आप ये भी पढ़ते हैं ना कि उनसे पोरस से लड़ाई हुई थी सिकंदर की, और ये सिकंदर हारे थे हिंदुस्तान में आकर, पोरस ने उनको हराया था। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो फिर ये सब वो चल देते हैं उधर की तरफ। तो अरस्तू जो हैं वो फिर वहाँ मैसिडोनिया से, और उनको लग रहा था कि मैं प्लेटो की एकेडमी का, चूँकि वो नहीं बन पाया, क्या नाम है, डायरेक्टर, तो अरस्तू ने एक नया विद्यालय खोला वहीं एथेंस में, उसका नाम रखा लाइसियम। तो लाइसियम विद्यालय खुला क्योंकि मैसिडोनिया का जो शासक था सिकंदर, वो महान शासक था और उसने सब पर कब्जा कर लिया था, और वो विश्व विजयी करने का सपना देख रहा था, एक पूरा साम्राज्य बना था। तो उसने एथेंस पर भी कब्जा कर लिया था। तो उनका ही शासन था अलेक्जेंडर का, और अलेक्जेंडर का पूरा सपोर्ट था अरस्तू को। तो इसलिए अरस्तू को आसानी से जो है एथेंस के अंदर अपना विश्वविद्यालय खोलने के लिए जगह भी मिल गई, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट भी किया। उसने उस विद्यालय का नाम रखा लाइसियम। और लाइसियम में फिर वो जब आए तो वहाँ पर वो लगातार
अपने पढ़ाई लिखाई में डूब गए। बहुत अच्छे रिसर्चर थे। तो अरस्तु जो है वो लगातार जो है वहाँ पर 12 साल तक पूरा लाइसियम में ही काम करते रहे और पढ़ते रहे, और धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का अपना एक परंपरा कायम करी। और किस तरीके से जो है उन्होंने प्लेटोनिक जो एकेडमी थी प्लेटो की, और प्लेटो की जो पढ़ाने का ढंग था उससे अलग होकर, जैसे प्लेटो का जोर था कि मैथमेटिक्स और म्यूजिक आना चाहिए था व्यक्ति को राजनीति विज्ञान सीखने के लिए, अरस्तु का जोर उस पर नहीं था। अरस्तु कहते थे कि हिस्ट्री और बायोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है किसी भी शासक को, और इसलिए जब तक हिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं सीखते तब तक आप जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अरस्तु ने बहुत मेहनत करी 12 साल तक, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उनकी किताबें पढ़ती, 400 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं, और उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है पॉलिटिक्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जहाँ से हमें पता चलता है कि अरस्तु ने इन सब चीज़ों का अध्ययन कैसे किया है, उनका पढ़ने का क्या तरीका था। तो अरस्तु ज़बरदस्त मेहनती थे, और उन्होंने उस अपनी मेहनत से उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने निरीक्षण की पद्धति कैसे की जाए, कैसे शोध किया जाए, कैसे अध्ययन कराया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, और फिर उन सब चीज़ों को कैसे जो है एकत्रित किया जाए, और इन सब में एक वैज्ञानिक जो है पद्धति इंसान के पास होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, इसलिए हम लोग उनको अरस्तु को आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बौद्धिकता थी, उनके वर्क में बौद्धिकता दिखती है, उनके वर्क में तार्किकता दिखती है, और वो किसी कल्पना के घोड़े पर नहीं घूम रहे हैं, वो कल्पना की बातें नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की थी, अपने देखी थी उस समय उन्होंने, और उसके बारे में बात की थी। फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो है, सिकंदर की जब वो भारत उन सब जगहों से विजय प्राप्त करके फिर वो लौट रहा था वापस, तो उसका सिकंदर का निधन हो गया। तो जब सिकंदर का निधन हो गया तो मैसिडोनिया का शासन कमजोर पड़ने लगा, और एथेंस में मैसिडोनिया को माना जाता था कि विदेशी ताकत है जिसने आकर हम लोग शासन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। और जब विरोध शुरू हुआ तो दूसरे जो सिकंदर के विरोधी दल था वो शासन में आ गया। जब वो शासन में आ गया तो उनको ये अरस्तु का लाइसियम, उन्होंने कहा अरस्तु को भी विदेशी मानते थे, उन्होंने कहा कि अरस्तु को जो है छोड़ना पड़ेगा। चूंकि आपको ध्यान होगा कि ऐसी तरीके से सुकरात के ऊपर चार्ज लगा था कि सुकरात जो है अपनी शिक्षण पद्धति से वो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, वही चार्ज जो है वो अरस्तु के ऊपर भी लगा रहे थे कि अरस्तु भी अपने पढ़ा कर और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो अरस्तु को कहा, ये उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ एथेंस छोड़ दीजिए। तो अरस्तु ने वो मौका लिया और एथेंस उन्होंने लाइसियम से वहीं पर छोड़कर वो निकल गए। और उन्होंने अरस्तु ये लिखते हैं कि हमने इसलिए वो एथेंस छोड़ दिया कि हम नहीं चाहते थे कि एथेंस वालों को दोबारा ये मौका मिले कि वो फिलॉसफी या पढ़ने लिखने वालों के खिलाफ दोबारा उनको पाप करना पड़े, क्योंकि उन्होंने एक पढ़े लिखे बहुत अच्छे विद्वान इंसान सुकरात को जहर का प्याला देकर मारा था। तो अगर अरस्तु को भी जहर का प्याला देकर मारते तो दोबारा उनके ऊपर पाप का चार्ज आरोप लग जाता दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए एथेंस छोड़ के चला गया कि अब दोबारा उनके ऊपर पाप का चार्ज नहीं लगे। और उसके बाद वो चले गए और लगभग 1 साल और ही बस उसके बाद वो जीवित रहे। फिर उनके बाद उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। तो 62 साल की उम्र में अरस्तु जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। खैर, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ये बताया कि ये जो ब्रीफ बैकग्राउंड आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि अरस्तु के जो विचार हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अब आप देखिएगा कि प्लेटो से और अरस्तु की पद्धति में क्या फर्क नजर आता है। अरस्तु को आप पाएंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के साथ है। पहला कारण है सैद्धांतिक। तो पहला जो आप पढ़ते हैं कि अरस्तु का जो डिफरेंस है प्लेटो के साथ वो ये है कि अरस्तु जो है वास्तविकता के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण है वो प्लेटो के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। तो वास्तविक सत्य क्या होता है? तो प्लेटो ने कहा था कि जो भी वास्तविक सत्य है वो उसके लिए उन्होंने एक आइडिया की बात की थी और ये कहा था एक अदर वर्ल्ड होता है, वहाँ पे वो रियल वर्ल्ड है, ये दुनिया उसकी परछाई है। इस तरीके की बातें आप प्लेटो के जब पढ़ते हैं तो आपको नज़र आती हैं। तो लेकिन अरस्तु जो है वो इस तरीके की बात नहीं करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति जो है
दृश्यगत वास्तविकता, जो कुछ भी तुम्हें दिख रही है इस दुनिया में, उसी को विजिबल रियलिटी, यह भी एक सत्य है, अरस्तु कहते हैं। और इस सत्य को हमें समझना है। ये जो दुनिया दिख रही है, जो पेड़ पौधे नदी दिख रहे हैं, ये सत्य है, ये कहीं की परछाई नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसको तभी समझा जा सकता है जब हम इसका भली भांति निरीक्षण करें, इनका आपस में तुलना करें, इनका विश्लेषण करें, और इसके बाद हम सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करें। तो ये जो दुनिया हमारे सामने दी गई है, मिट्टी है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, नदी है, जल है, जानवर हैं, हमें पढ़ें, इनको ऑब्जर्व करें और इनको देखें। और इसके बाद आप जब एक एक करके इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पहचानेंगे कि सामान्य सिद्धांत किस तरीके से दुनिया में स्वीकार होता है, और वही वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि वो चीज़ सामने है। इसीलिए विज्ञान हमेशा निरीक्षण पर जोर देता है, उन चीज़ों पर जोर देता है कि आप वो बातें करें, उन फैक्ट्स के बारे में बातें करें जिनको इस दुनिया में टेस्ट किया जा सकता है। उनके बारे में बात मत करिए, विज्ञान उनको स्वीकार नहीं करता है जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए विज्ञान कहेगा कि आप हमें समझें। तो ये कहता है, अरस्तु कहता है, पहले इस ह्यूमन नेचर को समझो। ह्यूमन नेचर क्या है? सब लोग गुस्सा करते हैं। अगर हम ये कह दें कि हमारे पास एक ऐसा हीरो है जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है, तो हम इसका अर्थ ये है कि वो ह्यूमन नेचर से अलग है। अगर ह्यूमन नेचर से अलग हो गया तो फिर उसे हमें और आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ह्यूमन नेचर को समझने के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मानवीय दुर्बलताओं से सभी ग्रस्त होते हैं। आपका राजा भी मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त होगा, आपकी प्रजा भी दुर्बलताओं से ग्रस्त। उस बात का निरीक्षण करें, पहचानें, उनकी तुलना करें, विश्लेषण करें, उसके बाद सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करें। ये जो थी पद्धति, इसी को इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, आगमन पद्धति। तो ये पहला चीज़ ये आपको यहाँ पे सीखते हैं कि अरस्तु रियलिटी के करीब है, वो रियलिटी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कारण व्यवहारिक है, और व्यवहारिक कारण करने के अरस्तु ये समझते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट का विचार पर गहरा असर होता है, व्यक्ति के व्यवहार पर, विचार पे। तो अरस्तु ने पहली बार इन्वायरमेंट का और इंसान के व्यवहारों के बीच में एक रिश्ता ढूंढने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा इसलिए हमें कई बार प्रश्नों का उत्तर उसके परिवेश में मिलता है, और इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अरस्तु क्या करते हैं कि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि अरस्तु के जो पिताजी थे निकोमैकस, वो मैसिडोन के शासक के वैद्य थे, चिकित्सक थे। तो वैद्य जो होता है वो फैक्ट्स के ऑब्जर्वेशन को देखता है। उनकी प्रवृत्ति इसी परिवेश में छिपी हुई है अरस्तु की भी, कि वो एक चिकित्सक के पास, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, लाया जाता है, तो चिकित्सक सबसे पहले बीमार व्यक्ति का निरीक्षण करता है। वो देखता है कहाँ से खून बह रहा है, क्या हुआ है, चोट हुआ, तो फिर उसके बाद वो अपनी उसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो निष्कर्ष पर पहुंचेगा, अच्छा इसके साथ ये दवा देनी चाहिए या इसका ये ऑपरेशन करना चाहिए। ये निष्कर्ष बाद में लेता है, पहले वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, पहले उनका निरीक्षण करता है। तो मेडिकल साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं डायग्नोस करना, डायग्नोसिस लेते हैं। जैसे रोग निर्णय की, रोग क्या है उस चीज़ को बारे में पहले डॉक्टर आपका निरीक्षण करके फिर वो निर्णय लेता है कि अच्छा इसको रोग ये है, फिर वो उसकी दवा बताएगा आपको। तो इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिजीज बाय इट्स डिस्टिंक्टिव मार्क्स और सिम्टम्स, ये जो था ऑब्जर्वेशन, इसी चीज़ को अरस्तु के अंदर जो है मौजूद थी उनके पढ़ने के तरीके में, और अरस्तु कहते हैं और यही विज्ञान है, इसलिए पहले आप उसको समझिए। तो अरस्तु ने भी कहा कि निरीक्षण की तरह आकर्षित हुआ, और यह बात केवल परिवेश की होती तो हो भी सकता था, यह प्रभाव अस्थायी या गहरा नहीं होता। लेकिन मल्फर्ड की सिबली, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि संभवतः उसे एक फिजिशियन का प्रशिक्षण भी मिला था, और अपनी मेडिकल शिक्षा तो औपचारिक ढंग से पूरी की थी अरस्तु ने, इसलिए अरस्तु निरीक्षण के ऊपर अत्यधिक जोर देते हैं। अरस्तु का जो परिवेश है, वो अरस्तु उसके परिवेश का असर उनके विचारों पर भी पड़ा है, और अरस्तु इस चीज़ की ओर भी हम लोग का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि किसी भी इंसान के व्यवहार को या राजनीति को समझने के लिए उसके परिवेश को भी समझना पड़ता है। तीसरी चीज कि अरस्तु सभी निरीक्षण ही नहीं करते, उनके फैक्ट्स का एक कलेक्शन नहीं करते। सिर्फ ये नहीं था कि उन तथ्यों का संग्रहण कर लो, उसके बाद एक स्टेज होती है वैज्ञानिक की, उनको वर्गीकरण करना पड़ता है, उन तथ्यों को अलग अलग वर्गों में बांटना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कहते हैं कि इस तरह से आप क्लासीफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, और उनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तब हमको समझ में आता है कि किस तरीके से हमारे तथ्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। और इन फिर वर्गीकृत तथ्यों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे,
उसके बाद जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब आप सामान्य सिद्धांत की तलाश कर पाते हैं। तो अरस्तु ने वर्गीकरण की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति का अभिन्न अंग माना है और उसका काफ़ी इस्तेमाल किया है अरस्तु ने अपने पढ़ने के तरीके में। एक दूसरी चीज़ जो अरस्तु ने बहुत इस्तेमाल किया है वो है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी घटना को समझना चाहते हैं तो शोधकर्ता को उस घटना से संबंधित जो पास्ट है, हिस्ट्री है, उसको भी समझना पड़ता है। और जब तक हम उसके अतीत को नहीं पढ़ेंगे और उसमें अतीत में मौजूद तथ्यों का संग्रह नहीं करेंगे तब तक हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक पद्धति। तो जब हम पाएंगे कि ये घटना इस राज्य में घट रही है या इस देश में घटी है तो उसके पीछे उसका एक ऐतिहासिक कारण होगा और हमें उस ऐतिहासिक कारण को समझना पड़ता है और उसी को ऐतिहासिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण, वर्गीकरण, तुलना की सहायता से अपनी रचनाओं को अंतिम रूप दिया था। लाइसियम विद्यालय में निरंतर 12 वर्षों तक अपने शिष्यों को अनुसंधान का निर्देश प्रदान करते रहे। तो अरस्तु ने एक वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर उन्होंने इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया, इन्वायरमेंट से रिलेशंस को समझा, फैक्ट्स के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की और फिर उन्होंने कहा कि जितने भी फैक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन करिए, उनका कंपैरेटिव स्टडी करिए और फिर उसकी एनालिसिस करिए, सिस्टमेटिक एनालिसिस, और उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचिए। वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का यही एकमात्र तरीका है जिसको आज तक की दुनिया में फॉलो किया जाता है और इसके बाद जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम इस लायक हो पाते हैं कि हम इसकी अगली कड़ी होती है जो कि हम भविष्यवाणी कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें, वह परिस्थिति हमारे सामने मौजूद हो जाती है। तो इसलिए अरस्तु अपनी इस साइंटिफिक मेथड के चलते अरस्तु को हम लोग मानते हैं कि वो राजनीति विज्ञान के जनक हैं और उनकी यह वैज्ञानिक पद्धति है जिसका हम लोगों ने आज अध्ययन किया। इसी के साथ अरस्तु के वैज्ञानिक पद्धति का वीडियो आज यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।